शिक्षा दर्शन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। रीतिकाल के लिए जो अन्य नाम दिए गए हैं उनमें प्रमुख है अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल, उत्तर मध्य काल। दोस्तों, रीतिकाल के जो अन्य नाम दिए गए हैं वे हैं अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल, उत्तर मध्य काल। मिस्र बंधुओं ने इस काल में अलंकरण की प्रवृत्ति को परिलक्षित कर इसे अलंकृत काल कहा है। मिस्र बंधुओं ने इस काल को अलंकरण की प्रवृत्ति को परिलक्षित करते हुए अलंकृत काल कहा है। कुछ अन्य आलोचकों ने इस काल की कविता में कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसे कला काल कहना उचित माना है, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नाम श्रृंगार काल रखा है। दोस्तों, कुछ आलोचकों ने इस काल की कविता को लक्ष्य करते हुए कला पक्ष की प्रधानता को देख करके इसे कला काल कहना उचित माना है, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसे श्रृंगार काल नाम दिया है। उक्त सभी नामों में रीतिकाल नाम अधिक उपयुक्त है, क्योंकि रीति ग्रंथों की प्रचुरता से रचना इस काल में हुई है, अतः यह नामकरण प्रवृत्ति मूलक है तथा सबको स्वीकार भी है। दोस्तों, उपर्युक्त सभी नामों में रीतिकाल नाम अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि रीति ग्रंथों की प्रचुरता से रचना इस काल में हुई है, इसलिए यह नामकरण प्रवृत्ति मूलक है तथा सबको स्वीकार्य भी है। मध्यकाल के पूर्व भाग को भक्ति काल तथा उत्तर भाग को रीतिकाल कहा गया है। इस आधार पर यदि कोई रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहना चाहे तो असंगत नहीं है। संस्कृत में रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने एक विशेष संप्रदाय रीति संप्रदाय का प्रवर्तन करते हुए किया। दोस्तों, संस्कृत में रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने एक विशेष संप्रदाय जिसे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कहते हैं उनमें करते हुए किया है। उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना रीति है। दोस्तों, वामन ने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। विशेषो गुणात्मा कहकर उन्होंने विशेषत्व को स्पष्ट किया, अर्थात वाक्य में विशिष्टता का समावेश गुणों से होता है। विशेषो गुणात्मा कहकर के उन्होंने विशेषत्व को स्पष्ट किए हैं, अर्थात वाक्य में विशिष्टता का समावेश गुणों से होते हैं। ओज, प्रसाद, माधुरी, कांति आदि काव्य के गुण बताए गए हैं। रीति का अर्थ शैली, पद्धति व मार्ग भी है। दोस्तों, रीति का जो अर्थ है वह शैली, पद्धति और मार्ग भी है। हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ है। यह रीति ग्रंथ का तात्पर्य काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों से लिया गया है, जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द, शक्ति, नायिका भेद आदि काव्य तत्वों का निरूपण लक्षण, उदाहरण, शैली में किया गया, उन्हें रीति ग्रंथ कहा गया है।
दोस्तों हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुए हैं। यहाँ रीति ग्रंथ का तात्पर्य काव्यांग निरूपण करने वाला लक्षण ग्रंथों से लिया गया है, जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द, शक्ति, नायिका भेद आदि काव्य तत्वों का निरूपण लक्षण उदाहरण शैली में किया गया हो, उन्हें रीति ग्रंथ कहा गया है। इन रीति ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ भी कहा गया। इन ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ भी कहा गया है। रीति काल के लक्षण ग्रंथों ने अपने रीति ग्रंथों की रचना प्राय काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से तथा अपनी काव्य प्रतिभा एवं पांडित्य प्रदर्शन के उद्देश्य से की है। दोस्तों रीति काल के जो लक्षण हैं, उन लक्षण ग्रंथों ने अपने रीति ग्रंथों की रचना प्राय काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से तथा अपनी काव्य प्रतिभा और पांडित्य प्रदर्शन के उद्देश्य से किए हैं। अधिकांश लक्षण ग्रंथ संस्कृत काव्यशास्त्र की परिपाटी पर लिखे गए। अधिकांश जो लक्षण ग्रंथ है वह संस्कृत काव्यशास्त्र की परिपाटी में लिखे गए हैं। इनमें से कुछ तो निश्चय ही प्रतिभाशाली आचार्य कवि थे, किंतु लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीति काल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। दोस्तों इनमें जो कुछ निश्चित ही प्रतिभाशाली आचार्य कवि थे, परंतु लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीति काल के सैकड़ों कवि आचार्य ना होकर के वे कवि थे। आचार्यत्व के लिए जिन प्रतिभा, सूक्ष्म विश्लेषण एवं विवेचन शक्ति की आवश्यकता होती है, उसका नितांत अभाव इन कवि आचार्यों में था। दोस्तों आचार्यत्व के लिए प्रतिभा, सूक्ष्म विश्लेषण एवं विवेचन शक्ति की जो आवश्यकता होती है, उसका नितांत अभाव इन आचार्यों में मिलते थे। इसलिए उनके द्वारा निरूपित काव्यांगों के लक्षण अधूरे, अधकचरे एवं अपरिपक्व ज्ञान पर आधारित थे। परिणामतः वे कहीं गलत हो गए हैं तो कहीं अस्पष्ट एवं भ्रामक है। इसलिए जो है उनके द्वारा निरूपित काव्यांगों के लक्षण आधे अधूरे, अधकचरे और अपरिपक्व ज्ञान पर आधारित थे। परिणाम ये हुआ कि कहीं गलत हो गए तो कहीं अस्पष्ट और भ्रामक है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें आचार्य कोटि में ना मानकर कवि ही मानते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें आचार्य ना मान करके कवि मानते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताया हूँ। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।